तो आज हम लोग अपना ये अगला पार्ट चालू करने वाले हैं इसी चैप्टर का 5 चैप्टर का जो है हमारा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वो तो पूरा देख लिया था, इब्न बतूता, अल ब्रूनी और फ्रांसिस्को बर्नियर का छोटा मोटा डिटेल बस देखा था। अब यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उसे। तो सबसे पहले अल ब्रूनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या क्या बैरियर्स आ रहे थे, यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आ रहा था, यहाँ पर इस यहाँ के कल्चर्स को समझने में, यहाँ की चीज़ों को समझने में उसको क्या क्या दिक्कत आ रहा था अल ब्रूनी को, वो देखना है हमें। As we seen, traveler often compared what they saw in subcontinent with practice which they were familiar। तो हमेशा वो चीज़ों को तो कंपेयर करते ही थे जो उनके इधर था उन चीज़ों से यहाँ की चीज़ों, जैसे मान लो वहाँ का पूजा करने का तरीका कुछ और होगा, यहाँ का पूजा करने का तरीका कुछ और है, तो हमेशा वो कंपेयर करते रहते थे। और अल्ब्रूनी फॉर इंस्टेंस वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इनहेरेंट ऑफ द टास्क सेट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे 3 बैरियर्स की बेसिकली बात करी गई है, जो उसको 3 बैरियर्स आए थे। सबसे पहला बैरियर था उसके लिए लैंग्वेज का। तो अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक, क्योंकि संस्कृत जो है वो अरेबिक और पर्शियन से टोटली डिफरेंट था। द आइडिया एंड कंसेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। तो आइडियाज़ जो थे वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था उससे, इसलिए आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसने ब्राह्मण से दोस्ती कर ली थी, तब जाके वो संस्कृत लैंग्वेज सीखा था। उसी तरह फिर सेकंड बैरियर इसके लिए था रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीव्स, डिफरेंस रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीव्स, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ना एक टाइप का रिलीजियस यहाँ पे है नहीं। आपको यहाँ पे कई अलग अलग धर्म देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसी तरह यहाँ पे कई अलग अलग धर्म देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रैक्टिस देखने के लिए मिल रहे हैं, बिलीव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मान लो एक छोटी सी जगह पे उसने अपना सर्वे करा, सब चीज़ अकाउंट अकाउंट बनाया, और जब वो थोड़ी दूर गया, मान लो 50 किलोमीटर और गया, तो वहाँ एक अलग ट्रेडिशन उसको देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी उसके लिए एक बैरियर बन गया। और तीसरा जो बैरियर था वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन था, जो कि आप समझ लो वहाँ यहाँ के आदमी जो है वो खुद में ही खोए हुए रहते थे, खुद में ही बंद रहते थे, वो बाहरी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट खुद को नहीं करते थे। तो ये भी एक उसके लिए तीसरा बैरियर था। What is interesting is that even though he was aware of these problems, Arbuni depend almost exclusively on the work of Brahman, often citing passages from the Vedas, Puranas। तो यही है कि अल्बुनी को ये सारा प्रॉब्लम के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण्स का वर्क को पढ़ा और ब्राह्मण के हेल्प से ही पढ़ा। आपको बताया था मैंने, उसी के हेल्प से वो संस्कृत बोलना सीखा। और वेदास का हवाला देते हुए पुराणास, भगवत गीता, पतंजलि मनुस्क्रिप्ट, इन सारी चीज़ को वो पढ़ा। किसकी मदद से? ब्राह्मण्स की मदद से पढ़ा उन्होंने और उसको समझा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स थे, वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक कल्चर तो यहाँ पर है नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पे जाकर डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक एक हमारा क्या है, लैंग्वेज हमारा बैरियर है, दूसरा हमारा डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ बैरियर है, और तीसरा हमारा लोकल पीपल का सेल्फ ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, ये भी एक बैरियर था अल्ब्रूनी के लिए। तो अल्ब्रूनी डिपिक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम को लेकर अल्ब्रूनी का क्या ख्याल था? क्या उस टाइम में भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था? तो देखो उस टाइम तक में तो कास्ट सिस्टम तो आ ही गया होगा, लेकिन तभी वर्ना सिस्टम ज़्यादा रेलेवेंस में था। यहाँ पर कास्ट सिस्टम तो हाल ही में आया है, समझ लो एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ है, तब से कास्ट सिस्टम ज़्यादा रेलेवेंट हमें दिखाई दे रहा है, नहीं तो उससे पहले तो वर्ना सिस्टम चलता था, जिसमें से 4 वर्ना रहते थे। तो उसी तरह उन्होंने भी अल्ब्रूनी ने भी कंपेयर किया इंडियन वर्ना सिस्टम को अपने पर्शियन के एंशियंट पर्शियन वर्ना सिस्टम से, जिसमें कि एंशियंट वर्ना में एंशियंट पर्सिया में भी 4 अलग-अलग तरह के कैटेगरी थे, जिसमें कि सबसे पहला था नाइट एंड प्रिंसेस, दूसरा था मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स। पहला में तो राजा और उसके जो नोबल्स होंगे वो, दूसरा में मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स मतलब पुजारी, वकील, तो यही सारे। और तीसरा कैटेगरी आ जाता था फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमी, अदर साइंटिस्ट, मतलब वही डॉक्टर्स हो गए, एस्ट्रोनॉमी जो विज्ञान की बात करते थे, और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, वही जो आकाश विज्ञान नहीं होता, स्पेस साइंटिस्ट, उन सारे के यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब तीसरा कैटेगरी वो था, और चौथा कैटेगरी था जो हमारा सबसे लोअर कैटेगरी यहाँ बताया गया है, पीजेंट्स का और आर्टिशंस का। तो एंशियंट पर्शियन में भी ये 4 कैटेगरी थे, तो उसी से यहाँ के इंडियन वर्ना सिस्टम को उसने कंपेयर किया। इन अदर वर्ड ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वेर नॉट यूनिक इन टू इंडिया। तो ये यही सजेस्ट करा है कि सोशल डिवीजन सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, जैसे कि इंडिया में हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा ही सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, और एंशियंट पर्शियन में भी था, इवन आपके इस्लाम में भी था। इस्लाम में क्या था? इन द सेम टाइम पॉइंटेड आउट विद इन इस्लाम
ऑल वी आर कंसिडर्ड इक्वल। इस्लाम में क्या है कि आप सबको कंसिडर इक्वल नहीं करते, वहाँ पर बस डिफरेंस इस बेसिस पे होता है कि कौन कितना ज़्यादा पिटी है, मतलब व्यवहार किसमें कितना अच्छा है, जिसका ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर, यहाँ पे ऐसे बोलने के लिए है। आज के टाइम में भी अलग अलग तरह के इसमें भी बंटवारे हमें देखने को मिले, ये भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही है। ऐसे हालांकि सब तो एक ही रिलीजन के होते हैं, बस उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको बाद में कास्ट में तोड़ दिया जाता है। हर हर धर्म में ये कहानी है, सिर्फ हिंदुइज्म या इस्लामिक्स में नहीं है। इवन आपको ये आपको क्रिश्चियनिटी में भी है, जैसे कैथोलिक और एक प्रोस्टेट, ऐसे कुछ होता है ना, पोस्टेट क्या है वो, तो वही क्रिश्चियन में भी दो बांटे गए हैं। उसी तरह हर रिलीजन में कहीं ना कहीं डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है। In spite of his acceptance of the Brahminical description of the caste system, अल्बर्नी disapproved the notion of the pollution। बस इसने ना ब्राह्मणिकल थॉट को एक जगह क्रिटिसाइज किया, मतलब उसका खंडन क्या किया कि ब्राह्मण का थॉट क्या था ना कि अगर आप निचले कास्ट में हो तो आप पॉल्यूट हो, मतलब नहीं देखा था वैश्या शूद्रास, और फिर उसके बाद भी एक अनटचेबल्स को बनाया था इन्होंने। तो he remarked that everything which fall into state of impurity is strive and succeed in regaining its original condition of the purity। इसका कहने का तात्पर्य यही था कि अगर कोई मान लो किसी का जन्म हो गया, समझ लो अनटचेबल्स में हो गया या फिर शूद्रास में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर शूद्रास में ही रह जाएगा। वो अगर सक्सीड करेगा, वो खुद पे मेहनत करेगा, वेदास का ज्ञान रखने लगेगा या फिर किसी भी तरह करके वो स्ट्राइव करेगा और सक्सीड कर जाएगा, यदि वो ज़्यादा नॉलेज गेन करने में, तो वो अपर वर्ना सिस्टम में आ जाएगा, मतलब वो अपर क्लास कहलाएगा उस तब। अ, फिर उसके बाद है द सन, यहाँ पे इसने एक अच्छी एग्जांपल दी। अब देखो उस टाइम में भी साइंटिस्ट, ये अल्बर्नी एक मैथमेटिशियन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे, तो उसने देखो ये कितनी उस टाइम पीरियड में, जबकि उतना साइंटिफिक उतना डेवलप भी नहीं था उस टाइम में, इसने क्या बात की है, सन क्लीन्स द एयर। तो देखो ये जो सन है ना, सही में एयर को क्लीन करता है। ये बहुत सारे जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो सन के लाइट के कारण वो मर जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो सन कहीं ना कहीं एयर को क्लीन करता है, तो वो यहाँ पे उस टाइम में ये बात बोल रहा है कि सन क्लीन्स द एयर एंड साल्ट इन द सी प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम बिकम पोल्यूटेड। और यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, जो समुद्र में नमक है वो सी को बचाता है पॉल्यूट होने से। इवन आप कह सकते हो कि मरीन लाइफ जितनी भी है वहाँ पर समुद्र के अंदर, तो वो सारी साल्ट जो सी में है, उस बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता है, जो वहाँ पर साल्ट सी में है, वहाँ के इकोसिस्टम को बहुत ही फ़ायदा मिलता है उससे। If it were not so, insisted Albany life on Earth would have become impossible। तो यही बोला जा रहा है, अगर इस तरह का चीज़ नहीं हुआ कि अनटचेबल्स हमेशा अनटचेबल्स ही रहेंगे, तो जो है कि धरती पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। द कंसेप्शन ऑफ सोशल प्रोबेबिलिटी इन स्ट्रिक्ट टू द कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम कंट्री टू द लॉ ऑफ नेचर। तो वही कास्ट सिस्टम जो है अगेंस्ट है लॉ ऑफ नेचर का, इसको नहीं होना चाहिए कास्ट सिस्टम को। यही अल्बर्नी, मतलब अल्बर्नी सीधा समझ लो वर्ना सिस्टम को और कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पर। हालाँकि ये भी बोल रहा है कि ये यहाँ पर नया नहीं है, एंशिएंट पर्शिया में भी ये होता था। हाँ, तो ये हमारा अल्बर्नी का लास्ट है कि एज वी हैव सीन अल्बर्नी डिविजन ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव संस्कृत। तो इसको जो भी पता चला था कास्ट सिस्टम के बारे में, तो वो संस्कृत ट्रेडिशन का जो ये पढ़ा था उसी से पता चला था। गवर्निंग द सिस्टम ऑफ द फोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राह्मण्स, तो वही ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सांस्कृतिक टेक्स्ट लिखे गए थे उसी के थ्रू ये पढ़ा था उसको और समझा था कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम को। However, in real life, the system was not quite as rigid। तो देखो ऐसा ही तो इन्होंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि रियल लाइफ में सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। फॉर इंस्टेंस द कैटेगरी डिफाइंड एज अंत्याजा लिटरली बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम वे आर ऑफन एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड इंस्पेंसेस लेबर टू द बोथ पीजेंट्स जमींदार। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्राह्मण का तो सिस्टम में चार ही आपको वरना देखने के लिए मिलेगा, कास्ट सिस्टम में भी कुछ अलग अलग कास्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर जो मान लो कोई इन सारे कैटेगरी से बाहर है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, उसको अंत्याजा बोला जा रहा है, जो कि सिस्टम से आउटसाइड बॉर्न है, मतलब कि वो उसका कोई ना जात है ना धर्म है, ना ही उसका कोई वर्ना सिस्टम है, कुछ भी नहीं है उसका, तो उसको अंत्याजा यहाँ बोला जा रहा है। और उसका काम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो जो है जमींदार और लेबर को एज अ लेबर सर्व करेंगे खुद को। ये हम लोग खैर इसके बारे में चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, इसके हम बाद में देखेंगे। इन अदर वर्ड वाइल दे वेयर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन दे वेयर इंक्लूडेड विद इकोनॉमिक नेटवर्क। तो कभी कभी वो सोशल ऑपरेशन का भी शिकार हो जाते थे, तो कभी कभी इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक काम में भी उसको इंक्लूड किया जाता था।
इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब हमें यहाँ अल-ब्रूनी की बात खत्म हो गई। अब हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम लोग ग्लोब ट्रैटर के भी बारे में जानते हैं। इसके बुक का नाम क्या था? जल्दी से याद करो, जल्दी से। इसके बुक का नाम क्या था इब्न बतूता के? सबको पता गया ना, रिहाला। और इसका अल-ब्रूनी के बुक का नाम क्या था? याद आया? किताब अल हिंद नाम था ना। ये थी बुक का नाम, याद रखना, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-ब्रूनी का किताब अल हिंद, और इब्न बतूता का रिहाला। बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली, तो इब्न बतूता जब दिल्ली में अराइव किया 14 सेंचुरी में, जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम में रूलर थे। द सब कॉन्टिनेंट वाज पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, तो ये बहुत ही ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट था उस टाइम में। सब कॉन्टिनेंट मतलब कि बहुत ही बड़ा सब कॉन्टिनेंट था। द स्ट्रेच फ्रॉम द चाइना इन द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड यूरोप एंड वेस्ट, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, और वहाँ वहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ पर आदमी आ रहे थे उस टाइम पीरियड पे। As we have seen, Ibn Battuta himself traveled extensively through these lands, visiting sacred shrines, spending time with learned men and rulers, often officiating as Qazi and enjoying the cosmopolitan culture of the urban center where people spoke। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इब्न बतूता खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही दूर-दूर तक खुद से घुमा था, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल थे वहाँ पर, उसको भी वो घुमा था। उसके बाद वो किसके साथ में टाइम स्पेंड किया था? लर्न्ड मैन, जो कि एजुकेटेड पर्सन थे, उसके साथ में उस टाइम पे उसने टाइम स्पेंड किया था। उससे सीखने के लिए बहुत चीज़ मिला था, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सीखने के लिए मिला था। इवन वो बाद में आपने देखा था ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक का कोर्ट का काज़ी भी बन गया था, जज। तो उसके भी उससे बहुत चीज़ सीखने को मिली थी। और जो वो इवन एन्जॉय कर रहा था वहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को। अब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर क्या है भाई? तो आपको सीधा समझना है यहाँ पर कि ऑफ द अर्बन, पहले तो यहाँ देख लो आगे, ऑफ द अर्बन सेंटर विच वेयर पीपल हु स्पोक अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश एंड अदर लैंग्वेज शेयर आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन एनेक्डोट्स। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर यहाँ पे आप सीधा समझो कि जब अलग-अलग जगह से लोग, अलग-अलग ट्रेडिशन से लोग एक जगह आते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहता है। क्योंकि वो आपस में अपना लैंग्वेज शेयर करते हैं, अपना स्टोरीज शेयर करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, लैंग्वेज, सारा चीज़ आपस में शेयर करते हैं। आज के टाइम पीरियड में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आपको कहाँ देखने मिलेगा? इंडिया में, खास करके आप मुंबई चले जाओ, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इंडिया में मुंबई में आपको सभी जगह से लोग दिख जाएँगे। जैसे कि आपको इंडिया के खैर डिफरेंट पार्ट से भी, दिल्ली से भी देखने को मिल जाएगा, कुछ बिहार से भी देखने को मिलेगा, यूपी से भी मिलेगा, साउथ इंडियन स्टेट से भी मिलेगा। तो आपको हर जगह से मुंबई में आदमी देखने को मिल जाएगा। इवन आपको यही नहीं बल्कि आपको फॉरेन लोग भी वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। फिर आप गोवा गोवा चले जाओ, वहाँ पर भी आपको कॉस्मोपॉलिटन कल्चर देखने को मिलेगा। इवन अगर आप बड़े लेवल पे बात करोगे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारा जो बड़ा एग्जांपल है वो है दुबई, मतलब सऊदी अरब। और उसके बाद हमारा है एक सिंगापुर है। वो दोनों कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना एक बहुत ही समझ लो बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं, बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ से आते हैं। वो आपस में अपना लैंग्वेज शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने किस्से कहानियाँ शेयर करते हैं। तो वो बहुत ही वहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। क्योंकि हर धर्म, हर जाति के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, हर अलग-अलग नेशन से आ रहे हैं, हर अलग-अलग ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ्स को फॉलो करने वाले लोग आ रहे हैं और एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं वो। तो उससे क्या हो रहा है? आइडियाज़ का इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, लैंग्वेज शेयर हो रहा है। तो यही इसी को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। अब यहाँ पर फिर आगे क्या है? दिस इंक्लूड स्टोरी अबाउट मैन नोटेड फॉर देयर पिटी किंग। तो वही जो उसको कहानी होता था, जैसे उसका कोई राजा है या फिर कोई अच्छा मैन हो, जेनरस का, जेनरस के बारे में, जेनरसिटी किसी मैन के बारे में बताना हो या फिर उसका बुराई करना हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। और इस बात का भी यही है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि लिसनर को क्या अच्छा लग रहा है, वही यहाँ पर जो उसको इम्प्रेस करे वही यहाँ पर कहानी में सुनाने की कोशिश करते थे ये आपस में लोग एक दूसरे को। तो इसमें कुछ ज़्यादा यही आपको इम्पोर्टेंट है कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था। वहाँ इब्न बतूता बहुत दूर-दूर तक घुमा हुआ था, लर्नड मैन के साथ टाइम स्पेंड किया, काज़ी भी था वो। और ये एम्पायर कहाँ तक था और कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पर आते थे, ये आपको इम्पोर्टेंट था इस फेज़ में। फिर हमारा यहाँ पर देखो, ये अब 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया। ये मैंने 2 सोर्सेस यहाँ पर लिए हुए हैं, द कोकोनट एंड द पान। Some of the best example of the Ibn Battuta strategy of the representation are evident in the way in which he described the coconut and palm, two kind of। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पान और कोकोनट को ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से नया था। क्योंकि ये जहाँ अरबिक कंट्री से आ रहा था वहाँ पे कोकोनट उगते ही नहीं थे, वहाँ के कोकोनट के पेड़ ही नहीं होते थे, वहाँ खजूर के पेड़ होते थे। तो वो उसी से इसको कंपेयर कर रहा था। अब पान तो वो लोग देखा ही नहीं था, मतलब उसको पता ही नहीं था कुछ ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पान के बारे में इसने क्या बताया है? द बीटल इज़ अ ट्री। तो ये एक ट्री बताया कि बीटल एक ट्री था जो कि सेम ग्रेप्स वाइन की तरह कल्टीवेट हो रहा था।
क्योंकि उस अरेबिक साइड में पर अरेबिक लैंड में वहाँ पर ग्रेप्स वाइन की खेती होती थी। तो वो बोला कि सेम उसी तरह से एक यहाँ पर ट्री है जिसका नाम है बीटल ट्री। जिसमें कि कोई फ्रूट नहीं होता था। बस उसके लीफ के लिए उसकी खेती की जाती थी। इसमें यही बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोलता था, इसको फिर इसी लीफ को खाया जाता था, उसमें एक अरिका नट देके। अरिका नट क्या होता है? सुपारी, आप लोगों ने सुना होगा ना, यही सुपारी। तो बोलता था अरिका नट को उसमें तक तक जब तक वो एकदम स्मॉलेस्ट पीस में नहीं आ जाए, उसको स्मॉलेस्ट पीटल में काट के फिर उसको पान को, मतलब पान जैसे आपने बनते हुए देखा हो, ये पान, उसको फिर इसमें देखो अरिका नट है और जो जो चीज़ में दिया जाता है वो सारा चीज़ दे करके इसको मोड़ मार के इसको एकदम पान बना के खा लिया। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पान उस टाइम में इसके लिए नया था, तो ये बहुत ही अच्छे से उसको बताया कि पान किस तरह से बनाया जाता था, फिर खाया जाता था। फिर मतलब इसको बोलता था माउथ में लेके च्यू किया जाता था, लिटिल चॉक, उसमें वही चूना नहीं लगाते हैं, तो चॉक इसमें यही बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें भी लगाई जाती थी। फिर नट को भी इसने एज ए मैन हेड की तरह इसमें डिफाइन करा है कि जो कोकोनट था ये एज ए मैन हेड था। इसमें आप सीधा समझो डाट फार्म, यही सारा ये यही एग्जाम्पल बता रहा है। इतना पढ़ने का जरूरी हमको है नहीं। वैसे में यही बोल रहा है कि ये जो कोकोनट है ना, इसको इसको ऐसा लगा देखने में कि ये जो है ना एक मैन का सिर है ये, जिसमें से कि दो आँख है ये, दो आँख बना हुआ है, एक नोज बना हुआ है और एक मुंह भी बना हुआ है। तो इसमें ये देखने से यही बताया कि ये एक आदमी का सिर की तरह लग रहा है। जैसे यहाँ में आपने हेडिंग भी पढ़ा ना, नट लाइक अ मैन्स हेड, तो ये आदमी का हेड की तरह लग रहा है। और इसको कंपेयर कर रहा है वो अपने यहाँ के डेट पाम से, खजूर के पेड़ से, अपने वहाँ के कंपेयर कर रहा है इस चीज़ को। तो वही यहाँ पे बता रहा है, टू आइज है, मुंह है, यही सारा चीज़ यहाँ पे बता रहा था। तो यहाँ पर है हमारा इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटी। तो इब्न बतूता इंडियन सिटी के बारे में क्या बताया? बेसिकली यहाँ पे एक दौलताबाद की सिटी की बात की गई है। दौलताबाद आज के टाइम का मुंबई ही है, वो अलग नहीं है। तो आप सीधा समझ लो, इब्न बतूता फाउंड सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फुल्ड एक्सपर्टीज, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव्स एंड स्किल्स। तो वही जिसके पास अगर स्किल्स है तो उसके लिए सिटी में जो है ना बहुत सारी आपका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी। जिसके पास स्किल है वो बाद में क्या करता था, अपना स्किल से कमाने लगता था बाद में। और वहाँ की चीज़ों पे अपना समझ लो ट्रेड करता था, लोकल बिजनेस करता था। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दे वेयर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रोफेशनल, और यही बोला जा रहा है कि सिटी जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड था, और प्रोस्पेरस भी था, मतलब अमीर भी था। ओकेजनली डिसरप्शन काउज्ड बाय द वॉर एंड इन्वेशन, अगर कभी वॉर हो जाता था इनके, तो अगर देखिए इन केस कभी वॉर होता तब वहाँ की प्रोस्पेरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती थी, वहाँ का पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाता था। अनलेस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा से वहाँ पर लोग सब रहते थे, आपस में ट्रेड करते थे, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर भी था वहाँ पर। इट अपियर फ्रॉम द इब्न बतूता अकाउंट दैट मोस्ट सिटी हैज़ अ क्राउडेड स्ट्रीट एंड ब्राइट कलरफुल मार्केट। तो उसके अकाउंट से यही पता चल रहा है कि ज़्यादातर स्ट्रीट में क्या होता है, क्राउडेड स्ट्रीट था, मतलब भीड़ भाड़ वाला स्ट्रीट था, रोड पर काफ़ी सारे लोग इधर उधर कर रहे थे। मार्केट जो है वो तरह-तरह के रंगों से सजा हुआ था। जैसे नहीं होता है, दुकानों को अलग-अलग तरीके से पेंट कर देते हैं या फिर शटर में अलग-अलग तरीके से पेंट किया जाता है। मतलब सजा-वजा के रखा था पूरा दुकान-वुकान, यही बताने का कोशिश कर रहा है। और बहुत ही वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ पे रखे हुए थे। मतलब सुई से लेके टायर तक, मतलब सब चीज़ वहाँ पे रखा हुआ था। सुई से लेके इंजन तक का, सॉरी। तो मतलब हर चीज़ वहाँ पे, वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ पे रखा हुआ था। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। तो दिल्ली को तो वास्ट सिटी बता ही रहा है, विथ इट्स ग्रेट पॉपुलेशन द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली को वो उस टाइम में बोल रहा है कि ये बहुत ही लार्जेस्ट सिटी था इंडिया में उस टाइम पीरियड पे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि दौलताबाद इन महाराष्ट्र में नो लेस एंड इजीली राइवल दिल्ली इन साइज। तो दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, वो भी इजीली जो है राइवल्ड, मतलब उसको टक टक्कर देता था किसको, दिल्ली को, इन केस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन एंड ये हमारा मार्केट, उसके टर्म में ये तीनों में इसको चैलेंज करता था, किसको, दिल्ली को। कौन? दौलताबाद। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दी गई है, सोर्स है ये म्यूजिक इन द मार्केट। तो इसमें ये आप पूरा मैं आपको सीधा बता देता हूँ इसमें क्या होता था। यहाँ पे एक आपको क्यूपोला देखने को मिलेगा, क्यूपोला, ये ना क्यूपोला। तो इसमें क्या होता था ना कि एक जगह था, उसका नाम था ताराबाद। ताराबाद में क्या होता था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। वहाँ पर हर चीज़ का दुकान था वहाँ पर। तो वहाँ पे मार्केट के बीचों बीच एक क्या होता है ना, स्टेज टाइप का बना हुआ था, इस टाइप से। मार्केट के बीचों बीच एक स्टेज टाइप का बना हुआ था, उसका नाम था क्यूपोला।
लार्ज क्यूपोला। तो वहाँ पर क्या होता था ना, समझ लो सीधा क्या, ऐसे एक मार्केट है यहाँ पर, कहाँ बताऊँ मैं, ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट का इलाका है। मार्केट के सेंटर में या फिर कहीं पे भी एक स्टेज टाइप का बना हुआ रहता था, वहाँ पर लोग परफॉर्म करते थे, कभी म्यूजिक कर रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी। म्यूजिशियन टेक प्लेस इन एवरी थर्सडे, तो थर्सडे को हमेशा म्यूजिशियन वहाँ पे प्लेस होता था। फीमेल सिंगर्स गाते थे। वन ऑफ द हिंदू रूलर ignited द क्यूपोला एवरी टाइम पास्ड बाय द, मतलब एक हिंदू रूलर का बात किया गया है जो कि हमेशा उस क्यूपोला पे रुकता था और वहाँ की चीज़ों को देखता था। जहाँ हमेशा मान लो कभी डांस हो रहा है, कभी म्यूजिक हो रहा है, तो वो वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करता था और देखता था। तो यही होता था क्यूपोला, जैसे मार्केट बुरकेट पूरा सजा हुआ है, बीच में एक स्टेज बना हुआ है, तो यही होता था क्यूपोला उस टाइम में। द बाजार्स वेर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक, तो बाजार सिर्फ इकोनॉमिक्स का प्लेस नहीं था, ट्रांजिशन, बट ऑल्सो हब ऑफ सोशल कल्चर एक्टिविटी। तो बाजार तो सोशल और कल्चर एक्टिविटी का भी एक हब था। कैसे? मोस्ट बाजार है जब मोसेक एंड अ टेम्पल, तो क्योंकि हर बाजार में कोई ना कोई एक मस्जिद या फिर मंदिर होती ही थी। आज के भी टाइम पीरियड में आप देख लो, कोई भी बड़ी बाजार है तो वहाँ पर आपको एक मंदिर या मस्जिद या फिर जो भी है चर्च भी देखने को मिल ही जाएगा। एंड इन सम ऑफ देम लीस्ट स्पेस आर मार्क फॉर द पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर म्यूजिशियन एंड सिंगर। तो यही मैं, जैसे मैंने आपको क्यूपोला का एग्जांपल दिया ना, तो वही यहाँ पर बोला है। कभी कभी क्या होता था, लिटिल स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, इसी सारी चीज़ के लिए। While Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining the prosperity of the town, historians have used his account to suggest that town derived a significant portion of their wealth through the appropriate surplus from the village। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि टाउन में कभी कभी क्या हो रहा है कि प्रॉस्पेरिटी उसका बरकरार कैसे रहता था, वो सरप्लस जो है अ, वो उसको विलेज से आ रहा था। और यूज्ड historians have used their account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriate surplus from the village। तो विलेज से ज़्यादा यहाँ पर सिटीज़ में, टाउन्स में जनरेट हो रहा था पैसा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है हिस्टोरियंस। Ibn Battuta found the Indian agriculture very productive because of the fertility of the soil which allow farmer to cultivate two crop in a year। तो इब्न बतूता यहाँ के एग्रीकल्चर को ही बहुत ही प्रोडक्टिव बता रहा है, क्योंकि एक ही ईयर में आप यहाँ पे दो फसल भी उगा सकते हो। क्योंकि बहुत सारा जगह सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन होता था, क्योंकि खास करके सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वहाँ पे सेमी एरिड या फिर कलो एरिड टाइप का रीजन, तो वहाँ पे साल में एक फसल भी मुश्किल से उगाया जाता था। लेकिन आप इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखोगे तो यहाँ पे साल में दो, क्या आज के टाइम में तो तीन तीन क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रबी, खरीफ, ज़ैद, तो 3-3 क्रॉप्स आजकल उगा लिए जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में ये बोल रहा है कि 2 क्रॉप्स यहाँ पर उगाया जा रहा है। फिर जो है, ही ऑल्सो नोटेड दैट द सबकॉन्टिनेंट वाज वेल इंटरग्रेटेड विद इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ द ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बीइंग ग्रेट डिमांड फ्रॉम द वेस्ट एंड साउथ एशिया। तो इंडियन मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत ही ग्रेट डिमांड था साउथ ईस्ट एशिया में। ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। साउथ एशिया और वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन मैन्युफैक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़े डिमांड में था। इंडियन टेक्सटाइल पार्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ फाइन मुस्लिन, यहाँ की कपड़े बहुत ही फेमस थे। उस खास करके एक फाइन मुस्लिन है जो कि ये है, ये बहुत ही महंगा कपड़ा होता था उस टाइम में। ये बहुत ही नॉबल्स लोग जो बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे वही पहनते थे इसको। फाइन मुस्लिन इसी को कहा जाता था और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता था। ये भी हो गया। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की यूनिक सिस्टम इब्न बतूता के थ्रू बताई गई है। इसमें सिस्टम में क्या बताया गया, द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर टू इनकरेज मर्चेंट ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट वेयर वेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउस। इब्न बतूता वाज आल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि ट्रेड रूट में जो है गेस्ट हाउस भी हमें देखने को मिला है। इब्न बतूता के अकाउंट से हमें ये पता चला है। ऑल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। इब्न बतूता ना, उस टाइम में इंडिया में पोस्टल सिस्टम था, तो वहाँ की ये बहुत ही अमेज हुआ था इस चीज़ को देख के, बहुत ही शॉक्ड हो गया था कि पोस्टल सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छे कैसे है यहाँ पर। तो which were also which allowed merchant not only send information to remit credit along them distance but also dispatch goods required at short notice।
तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन को ही एक जगह से, क्योंकि आज के टाइम में पोस्टल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या फिर लेटर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। आप ये भी देखो, पोस्टल सिस्टम के थ्रू कई सारे सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट व्हाइल इन 250 डेज टू रीच दिल्ली टू सिंध, तो दिल्ली से सिंध जाने में 50 दिन लग रहा था। लेकिन अगर वही आप पोस्टल सिस्टम का यूज करोगे तो वो मात्र 5 डे में आपको मिल जाएगा दिल्ली टू सिंध में। तो पोस्टल सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट था उस टाइम पर पे। यहाँ पे एक सोर्स है जिसमें पोस्टल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बताई गई है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। तो इसमें एक हॉर्स पोस्टल सिस्टम के नाम बताए गए जिसका कि नाम था उलुक। इज रन बाय रॉयल हॉर्स स्टेशन, डिस्टेंस 4 माइल। तो 4 माइल पर, हर एक 4 माइल पे आप यहाँ पे सीधा समझिए एक ये समझ लो एक डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 माइल यहाँ पर हुआ, फिर दूसरा माइल, ये आपका आ गया तीसरा माइल, ये आ गया आपका चौथा माइल। मतलब 1 माइल वो चला हॉर्स, फिर दूसरा माइल चला, फिर तीसरा माइल चला, फिर चौथा माइल चला, और हर चौथे माइल पे उसका एक रेस्ट करने वाला जगह होता था। तो डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल, तो हर एक जगह स्टेशन होता था। द फुट पोस्ट है 3 स्टेशन पर माइल। तो अब यहाँ पे देखो स्टेशन क्यों बनाए जाते थे, जैसे कि 1 माइल चला घोड़ा, अब यहाँ पर उसको थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मैंने गलती बता दी थोड़ी सी यहाँ पर, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पे कि यही बोला जा रहा है कि ये जो हॉर्स पोस्ट था ये हमेशा 4 मील पे एक इसका स्टेशन होता था। जैसे 1 मील हुआ यहाँ से यहाँ तक, 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील, या चौथे मील पे एक स्टेशन होता था हॉर्स का। फिर यहाँ पर आकर उसने रेस्ट करा, फिर जो भी है उसका खाना पीना खाया, फिर यहाँ लो मान लो दूसरा हॉर्स को लेके वहाँ से गए, जो भी होता था स्टेशन पे होता था। वही फिर और एक नाम था यहाँ पर, और एक आया हमारे पास, द फुट पोस्ट। फुट पोस्ट का नाम क्या था, दावा। अब आपको ये यहाँ पे याद रखना है, हॉर्स पोस्ट का नाम क्या है, नाम है यहाँ पे उलुक, और फुट पोस्ट का नाम क्या है, दावा। यहाँ पे हमें दो पोस्टल सिस्टम के बारे में देखने मिले हैं, टू काइंड ऑफ। पहला था हॉर्स और दूसरा दावा। तो दावा में क्या होता था ना, कि हर स्टेशन पर मील, तो फुट पोस्ट है 3 स्टेशन पर मील। तो इसमें यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हर 1 मील में यहाँ पर 3 स्टेशन होते थे। यहाँ पर यही बोला जा रहा है शायद, रुको एक सेकंड। द फुट पोस्ट है 3 स्टेशन, फुट पोस्ट में 3 स्टेशन होते थे पर मील, 1 मील में 3 स्टेशन। हाँ यही बोला जा रहा है, मान लो ये पूरा 1 मील है, इसके अंदर में 3 स्टेशन होते थे, क्योंकि फुट पोस्ट है भाई, वो जानवर तो है नहीं, वो दौड़ते जाएंगे, तो इसके अंदर भी 3 स्टेशन होते थे फुट पोस्ट के अंदर। मान लो यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर यहाँ पे यहाँ तक आया, यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर दौड़ रहा है। दौड़ते थे 1 मील, दाटते नहीं है, दौड़ते चले जाएगा, ये बहुत स्पीड में दौड़ते थे। इसीलिए यहाँ पे मतलब यही बोला जा रहा है कि हर 1 मील में 3 स्टेशन होते थे, कॉल दावा, इन दैट इज 1/3 ऑफ द मील। नाउ एट एवरी थर्ड ऑफ द मील इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज। तो हमेशा यही बोला जा रहा है, हर 1/3 ऑफ द मील पे जो है एक वेल पॉपुलेटेड विलेज होता था, मतलब एक बस्ती होता था। मान लो यहाँ पर एक विलेज होगा, यहाँ पर भी एक विलेज होगा, और फिर यहाँ पर भी एक विलेज होगा। तो यही बोला जा रहा है कि 1/3 मील पे हमेशा एक विलेज होती थी। तो इसमें है कि यही चीज़ आपको बताया गया कि वहाँ पे रेस्ट करने का, मैन को रेस्ट करने का व्यवस्था वहाँ पे किया जाता था। और उसके बाद फिर आपको एक चीज़ यहाँ पर जो बताई गई एक्स्ट्रा, कि वो लोग ना हाथ में एक रॉड टाइप का पकड़ के घूमते थे। ये एक लंबा रॉड होता था, उसके ऊपर में ना एक समझ लो आयरन या फिर कॉपर का झुंझुना टाइप का बना हुआ होता था। तो आप सीधा समझ लो ये झुंझुना टाइप का, और वो लोग इस चीज़ को होल्ड करके बहुत ही तेज़ी से दौड़ते थे। अब मान लो ये क्यों दौड़ते थे, मान लो ये किसी स्टेशन के नज़दीक पहुँचे, अब इसके हाथ में ये है, अब बहुत ज़ोर-ज़ोर से ये झन, 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 झन आवाज़ करते हुए जा रहा है। और जो दूसरे स्टेशन पे वो क्या होता था, वो एकदम इस आवाज़ को सुन के, वो जो दूसरा आदमी होता था 1/3 ऑफ माइल पे, ये यहाँ पर जो ये दूसरा आदमी होता था, यहाँ से मान लो दौड़ते हुए आ रहा है, झन, 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 झन करते। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो दूसरा आदमी, वो जो दूर से ही सुन लिया कि अरे हाँ, अब तो आदमी आ रहा है, तो दूसरा आदमी यहाँ पे रेडी हो जाता था ताकि लेट ना हो दौड़ने में। तो यहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया 1/3 ऑफ द मील, यहाँ पे दूसरा आदमी फिर उस पोस्टर को या फिर जो भी सामान है उसको हैंड ओवर करेगा, और फिर वो आगे की ओर वो दूसरा आदमी जाएगा। फिर 1/3 ऑफ द माइल पे ये झन, 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 झन कर ले जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा आदमी उसको लेके दूसरे जगह जाएगा। इसी तरह करते-करते तो ये जो है हॉर्स पोस्ट से भी ये फास्ट होता था। तो इसका यही सिस्टम था ये रॉड का, मतलब आवाज़ से वो अलर्ट करता था कि ताकि आप रेडी रहो वहाँ पे, हम जैसे ही आएँगे आप वहाँ पर सामान को लेके चले जाना। तो यहाँ पर ये यही बता रहा था इस चीज़ में। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, दूसरे वीडियो से हम लोग फ्रांसिस्को बर्नियर का जो डिटेल है वो देखेंगे। उसके बाद स्लेव का थोड़ा-सा सीन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।